हेलो। हाँ वेट करते थोड़ा, देन स्टार्ट करते, ठीक है, और कोई भी मे भी आ जाए।
स्टार्ट करें क्या? और कोई तो आ ही नहीं रहा है, दो ही लोग हो तुम। तो बोलो क्या डाउट है। अनम्यूट ही कर देता हूँ दोनों को। हाँ सर, सर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाउट था। हाँ बोलो। वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, हाँ हाँ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, उसका हाँ पहले तो वेव फंक्शन मुझे अच्छे से नहीं समझा, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में वो ग्राफ्स, वो सब थोड़ा मुझे डाउट आ रहा है बनाते वक्त। और क्या हाँ है ना, वो जो बड़े बड़े वो पॉलिनोमियल देके वो सब उनके सर वो मतलब इंटीग्रेशन था ना बड़ा वाला, हाँ। that all that part we didn't understand. अरे वो वाला पार्ट नहीं करना है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट कोई नहीं पूछता है एग्जाम में। नहीं नहीं क्योंकि सर, वो जो है हाँ, क्या, सपोज वो क्वेश्चन है ना, ऐसा वेव इक्वेशन दे देता है और हाँ फिर उसके अंदर से वो सब निकालने बोलते हैं, मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स, हाँ वो तू वो निकाल सब। सकता है। देखो हाँ वो मैक्सिमम उसमें पोजीशन डाउट हो क्या रहा है वो निकाल सकता है, वो बहुत इजी है। मतलब नोड जो है ना, नोड था। नोड का डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस से, वो तू निकाल सकता है। उसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। नोड जो है वो साई इक्वल टू 0 पे होता है बस। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, उस इक्वेशन को 0 सब्स्टिट्यूट करना है। जब भी तो 0 पुट करोगे तो जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल के रूट्स जो हैं वहीं पर ये हो जाएगा, हमारा नोड हो जाएगा। सर वो एक सम बहुत करके सिंपल है। बताओ ना, फिर वो एग्जांपल लेंगे। एग्जाम्पल जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर 88 है या 89, कोई हाँ भी ले लो, हाँ ठीक है। सर। 88 या 89 जो अपने पास सब्जेक्टिव का है, सॉरी ऑब्जेक्टिव का, वो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो एक मिनट रुको। चलो 89 ले लेते हैं। चलो तो 89 में हमें जो इक्वेशन दिया है, उन्होंने क्या दिया है कि साई जो है वो है 1/16 √4 इंटू जेड बाय A0 raised to 3/2, then sigma -1 into sigma square -8 sigma plus 12 and then e⁻⁻⁻⁻⁻⁻. तो हमें ये इक्वेशन दिया है और उसने ऑब्वियसली सिग्मा क्या बोला है, उसने बोला सिग्मा जो है वो यहाँ पर है 2ZR/A0, ठीक है। दिस इज 2, ठीक है, ये 2 है। तो 2ZR/A0 ये सिग्मा है। तो उन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम पोजीशन क्या होगी रेडियल नोड की। तो एट नोड्स साई जो है वो 0 रहता है। नोड्स पर साई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। नाउ अब देखो ये 0 कब हो सकता है, ये पूरा फंक्शन जो है 0 कब हो सकता है, मतलब साई 0 मतलब ये पूरा फंक्शन 0 होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये तो 0 हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या, वो तो कांस्टेंट वाला पार्ट है। हाँ ये कांस्टेंट है सर। ठीक है, वो 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा लास्ट वाला पार्ट 0 कब होगा, लास्ट वाला पार्ट जो है वो e⁻⁻⁻² will be 0 if sigma equal to infinity, and sigma infinity है मतलब यहां से हम देखेंगे सिग्मा इंफिनिटी है तो मतलब आर भी इंफिनिटी है ना। सो ये समझ में आया नहीं आया, e⁻⁻⁻⁻² हैं। हाँ समझा सर। तो वो सिग्मा अगर इन्फिनिटी होगा तो वो सेकंड पार्ट उसका 0 होगा। हाँ मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा एक्चुअली, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लाइक 1/e⁻², ऐसे, ठीक है। इसकी बात नहीं करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। हम इसकी बात करें लास्ट वाले पार्ट की, कि ये जो है ये एक्चुअली क्या है, e⁻⁻⁻² है।
ठीक है, तो e रेज टू पावर माइनस सिग्मा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन e रेज टू सिग्मा बाई 2। नाउ ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू अगर तुम इन्फिनिटी ले लेते हो तो सिग्मा की वैल्यू इन्फिनिटी लेने पर ये नीचे वाला पार्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या है, 0। हाँ सर, समझ आई नहीं आया? हाँ हाँ समझा। सर समझ गया। ठीक है, सो इसमें ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट तो कभी 0 हो ही नहीं सकता था। लास्ट वाला पार्ट 0 कब होगा, जब सिग्मा क्या है, इन्फिनिटी, और सिग्मा इन्फिनिटी है मतलब आर इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली इसकी भी बात नहीं करेंगे। तो अभी बचा हमारे पास ये पार्ट बचा। ठीक है, तो ये 0 कब होगा हमें वो देखना है। क्लियर है क्या? हाँ सर समझा। तो ये 0 देखो कब होगा, तो सिग्मा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, एक तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा क्या है, सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो सिग्मा माइनस 1 0 है, तो सिग्मा क्या है, सिग्मा इक्वल टू 1 हो गया, एंड सिग्मा इक्वल टू 1 है, तो यहां से जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2z, सिग्मा की वैल्यू 2z r अपॉन a नॉट इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी a नॉट बाय 2z। समझ आई नहीं आया? हाँ सर समझा। ठीक है, तो एक r की वैल्यू ये आ गई। इसके अलावा इसको जब हम 0 कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, तो यहां से 2r की वैल्यू मिलेंगी। हाँ सर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट हैं वो एक तो 6 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 एंड 2 आएगा, तो उसको यूज करके देखो क्या आएगा, तो 2z r अपॉन a नॉट इज इक्वल टू 6। तो इससे हमें मिला r इज इक्वल टू 3a नॉट बाई z। ठीक है, एक तो ये आ गया। इसके अलावा दूसरा क्या है, दूसरा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, तो 2z r, दिस इज 2z r अपॉन a नॉट इज इक्वल टू 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से r आ गया a नॉट बाई z। तो हमारे पास 3 r की वैल्यू आ रही है। 3 r की वैल्यू पर जो साई है वो 0 है, या मैं बोल सकता हूं इन 3 r की वैल्यू पर नोड है। इसका मतलब क्या है कि 3 न्यूक्लियस से 3 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक तो ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है, और एक ये वाला डिस्टेंस है। तीनों डिस्टेंस पे नोड नहीं है। तो उसने हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, उसने पूछा कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है और मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो देखो 3a नॉट बाई जेड जो है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। एंड मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया इन तीनों में से, a नॉट बाई 2। समझ आई नहीं आया क्वेश्चन, मतलब ये वाला हमने जो किया। हाँ सर समझा। पर सर a नॉट बाई जेड का वैल्यू जो है वो अगर 1 से छोटा हुआ तो फिर तो वो मैक्सिमम नहीं होगा ना। a नॉट बाई जेड का वैल्यू 1 से छोटा मैक्स क्या नहीं देखो क्या है, ये सब 1 से ही छोटे हैं ना, इतनी बड़ी वैल्यू थोड़ी है, ये तो छोटी वैल्यू है। वही सर। a नॉट बाई जेड जो है तो ये मतलब छोटी वैल्यू आ रही है ना, तो 10 रेज़ टू पावर में जा रही है, माइनस पावर में जा रही है। रेडियस की वैल्यू कितनी सी होगी यार, वो तो छोटी वैल्यू है। हाँ वही सर समझा। और सर तो सिमिलरली 88 में हमें वो सिमिलरली 88 में करना है, तो वो जो 6 माइनस 6, हाँ वो वाला पार्ट को 0 करोगे तो दो रूट मिल जाएंगे। हाँ फिर उसमें मैक्सिमम जो है वो डालना है। यस बिल्कुल बिल्कुल। और सर ठीक है सर वो ग्राफ समझा दोगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? हाँ बोलो। हाँ बता देते ग्राफ भी बता देते। हाँ ग्राफ बता देते हैं। देखो ग्राफ का देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले मैं तुम्हें तरीका मतलब एक्चुअली क्यों कैसे बनते हो वो बता देता हूँ, देन मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, दोनों चीजें बता देता हूँ। एक्चुअल में जो बनते हैं वो वेव फंक्शन को यूज करके बनते हैं, बट वेव फंक्शन तुम्हें किसी के याद नहीं रखने। ओके, और याद रख भी नहीं पाओगे, वेव फंक्शन याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो तुम्हें याद रखने भी मतलब वो IIT तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि तुम उनको याद रखो। ठीक है, तो मैं पहले 1s की बात करता हूँ। मतलब देखो जब भी हम यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी वाले ग्राफ बनाएंगे उनको 3 स्टेप में बनाएंगे। याद रखो पहले हम R वाला ग्राफ बनाएंगे। R वाला ग्राफ मतलब R बोले तो क्या है, R इज रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, पहले ये वाला ग्राफ बनेगा।
फिर इसके बाद दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो आर स्क्वायर वाला ग्राफ बनेगा, एंड तीसरा हम जो ग्राफ बनाएंगे वो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर वाला बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ग्राफ जो है वो वेव फंक्शन वाला ग्राफ है, सेकंड वाला ग्राफ जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला ग्राफ है, और ये थर्ड वाला जो ग्राफ होता है ये प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मतलब कि लास्ट वाला ग्राफ। ओके, जब भी वो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सर ये मतलब लास्ट वाला। और हाँ बोल। 4 पाई आर स्क्वायर में डिफरेंस क्या है? अच्छा देखो डिफरेंस क्या है, मुझे ये बता कि व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या है नॉर्मली? डेंसिटी इज m by v है कि नहीं? मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम, समझाया? सो उसको मैं मास डेंसिटी भी बोल सकता हूं। ओके, वैसे ही साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वो गिवन वॉल्यूम में ना। यस, डिवाइड बाय वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम ना, वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो इसको जब तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोबेबिलिटी आता है। तो वही है, ये आर स्क्वायर जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था। ठीक है, ऑब्वियसली ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो उसको हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो उसके थ्रू हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वगैरह मिलता है। ओके, हाँ सॉरी, प्रोबेबिलिटी मिलता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पर 3 स्टेप में ग्राफ बनाना है। ये मैं पहले 1s का ग्राफ बनाऊंगा। तो देखो क्या है, एक्चुअल में जो ग्राफ बनेगा वो तो यूजिंग इक्वेशन बनेगा। इनका जो इक्वेशन है ना वो कैसा होता है वेव फंक्शन का, उसके थ्रू बनेगा। तो एक्चुअल में इसका जो इक्वेशन है कुछ ऐसा होता है, आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वाला पार्ट होगा। जैसे अभी हमने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसमें स्टार्टिंग वाला पार्ट कांस्टेंट था ना, उस पूरे को हमने एक कांस्टेंट मान लिया। इसके अलावा e रेज टू पावर में माइनस सम अदर कांस्टेंट, मैं बोल देता हूँ k2 है, इनटू r। जैसे वहां पर भी अगर देखोगे तो ऐसा ही कुछ था, e रेज टू पावर माइनस सिग्मा बाई 2 था उसमें, है ना। तो माइनस सिग्मा बाई 2 में भी r था, सिग्मा इन टर्म्स ऑफ r होता ही है। तो r को छोड़ के बाकी पार्ट को मैंने वहां पर कांस्टेंट बोल दिया। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज r इज इक्वल टू k1 डिवाइड बाय e रेज टू k2r। ये हमारे पास वो पूरा फंक्शन हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर तुम स्मॉल r का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो बताओ क्या होगा। इसमें स्मॉल r का वैल्यू अगर तुम 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो व्हाट इज स्मॉल r? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, याद रखना। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम स्मॉल r की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो क्या होगा? पावर 0 हो जाएगा ना। हैं? e टू द पावर 0 हो जाएगा ना, k1 डिवाइड बाय। हां, e रेज टू 0 हो गया। तो e रेज टू 0 क्या है? तो k1 बच गया ना बस। हाँ, जस्ट k1 बचा। ठीक है, सो यहाँ पर कोई एक वैल्यू आ गई। ठीक है, एंड देन अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू बढ़ाता हूं तो क्या होता है? वो नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ। जैसे जैसे मैं स्मॉल r की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। वो r, हाँ वो बढ़ेगा तो r छोटा। ठीक है, ये बढ़ेगी तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी। हाँ, ठीक है, तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। ये वैल्यू 0 कब हो जाएगी बताओ? पूरी वैल्यू 0 कब होगी? अभी जब इस वैल्यू को इन्फिनिटी, हाँ वो इन्फिनिटी जब हो जाएगा तब वो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ जाता है। तो 1s का ग्राफ ऐसा ही होता है, r वाला। समझ आया? हाँ समझ। इन्फिनिटी पे जाके टच कर देगा, मतलब जहां पर ग्राफ टच करता है एक्स एक्सिस को वहां पर ये फंक्शन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ओके, तो ये टच करेगा ही नहीं। क्लियर है? हाँ समझा। ठीक है, अच्छा नाउ व्हाट अबाउट r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर? सेम रहेगा ना, ये 1s के लिए 1s। कैपिटल R स्क्वायर जो है उसमें अगर जस्ट हम इसका स्क्वायर कर दे तो फंक्शन में क्या चेंज आएगा भाई? ज्यादा कुछ चेंज आएगा ही नहीं। k1 स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ पर क्या हो गया? e रेज टू 2k2r हो गया, है ना। तो कुछ ज्यादा चेंज आएगा क्या फंक्शन में? नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अगर मैं स्मॉल r की मतलब ग्राफ में कोई ज्यादा चेंज आएगा नहीं। स्मॉल r को अगर 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो पूरा ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा नीचे वाला, है ना, 1 हो जाएगा। तो ये k1 स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, बाकी तो वैसा ही है।
ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर स्मॉल आर को बढ़ाऊंगा तो ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो मेरी पूरी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। एंड ये कम होती जाएगी तो इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए ये ग्राफ भी वैसा ही रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? हाँ समझ। ठीक है। अच्छा, नाउ लास्ट वाला ग्राफ जिसकी हम मेनली बात करते हैं, लास्ट वाला ग्राफ हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज होता है। तो अब देखो हमें लास्ट वाले में क्या करना है, हमें आर स्क्वायर के साथ साथ क्या है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये दिस इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू k1 स्क्वायर डिवाइड बाय e रेज टू 2k2r, यही हो जाएगा ना। अब देखो अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये वाले फंक्शन की वैल्यू 0 हुई कि नहीं हुई बताओ? पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये 0 होगा तो यहाँ से स्टार्ट हो गए, है ना। स्मॉल r इक्वल टू 0 तो ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, है कि नहीं? हाँ सही। ठीक है। और अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देता हूं तब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि तब ये वाला फंक्शन जो है, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये 0 हो रहा है। अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर देता तो ये वाला फंक्शन 0 हो रहा था कि नहीं हो रहा था? राइट, स्टार्ट 0 पे होगा, एंड 0 पे होगा। हाँ, स्टार्ट भी 0 पे होगा, एंड भी 0 पे होगा, तो ये बीच में ग्राफ कैसे चलेगा भाई? तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 फंक्शन है। एक तो है अपने पास मेनली ये वाला फंक्शन जो कि वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है। और दूसरा है e रेज टू पावर माइनस वाला, या मैं बोल सकता हूँ ये नीचे वाला जो फंक्शन 1/e वाला, ये वैल्यू को कम करता है, ठीक है। ये वाला पार्ट वैल्यू को बढ़ा रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये वाला वैल्यू को कम कर रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब कब कौन सा डोमिनेट करेगा? तो देखो ये पूरा फंक्शन जो है, ये पूरा ही पूरा फंक्शन जब स्मॉल r को 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन किसकी वजह से 0 होता है? इसकी वजह से 0 होता है, होता ही नहीं। जब स्मॉल r को 0 पुट किया तो पूरा फंक्शन किसकी वजह से 0 हुआ? इसकी वजह से 0 हुआ ना, सही, ऊपर वाली वजह से। ठीक है। मतलब ये लोअर वैल्यू पर इसने डोमिनेट किया। देखो स्मॉल r को 0 करने पर पूरा फंक्शन इसकी वजह से 0 हुआ है, तो लोअर वैल्यू पर ये डोमिनेट कर रहा है। और इन्फिनिटी पर ये पूरा फंक्शन किसकी वजह से 0 हुआ? इसकी वजह से। हायर वैल्यू पे वो डोमिनेट करेगा, तो हायर वैल्यू पर ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। सो लोअर वैल्यू पर ये डोमिनेट करेगा और हायर वैल्यू पर ये डोमिनेट करेगा। समझ आई नहीं आया? ठीक है। सो लोअर वैल्यू पर ये वाला पार्ट डोमिनेट करेगा, मतलब कि, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो लोअर वैल्यू पर डोमिनेट करेगा, स्टार्टिंग में वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वैल्यू इंक्रीज होगी, देन सेकंड पार्ट डोमिनेट करने लग जाएगा, तो उसके बाद वैल्यू क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। समझ आया? हाँ समझ। ठीक है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम स्मॉल r की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो देखो प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक बढ़ती है, एंड देन उसके बाद कम होने लग जाती है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, जिस डिस्टेंस पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, इसको वैसे तो आरमैक्स बोलते हैं, बट 1s के लिए ये जो डिस्टेंस है इट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। कुछ याद आया? वो रेडियस के फॉर्मूला में यूज होता है ना, बोर रेडियस, बोर के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, सही है, बोर रेडियस, ठीक है। मतलब बोर जो है एक तरह से पूरी तरह रॉन्ग नहीं था। बोर को मतलब क्या मिला था? 0.529 पर इलेक्ट्रॉन की, तो उसने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन वहीं पे रिवॉल्व कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उसी जगह पे रिवॉल्व करेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बाकी जगह भी प्रोबेबिलिटी है ही ना, इस डिस्टेंस पर भी तो इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी आ रहा है, इतना प्रोबेबिलिटी आ रहा है कि नहीं? तो वो पॉइंट पे सिर्फ मैक्सिमम था। हाँ, वो पॉइंट पे सिर्फ मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम, उस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगा। हाँ समझा। ओके। सो बोर ने मतलब ऐसा नहीं यार बोर पूरी तरह गलत था, ऐसा नहीं था, वो थोड़ा बहुत वो ठीक भी था, है ना। तो ये हमारे पास मतलब 1s का हो गया। तो समझ आई नहीं आया ग्राफ? और आज तुमने आज मेरे ख्याल से तुम्हारा ये गैस स्टेट में वो ग्राफ हुआ है ना, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ वो ग्राफ हुआ है। तो वो भी ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट पे था कि स्टार्टिंग में देखो वहां पर भी क्या है, यू स्क्वायर वाला, उसमें भी देखो ऐसा ही कुछ आ रहा है अगर याद हो तो। उस ग्राफ में मतलब वो जो इक्वेशन है सर ने बनाया होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन करो, सो मैक्सवेल वाला इक्वेशन देखो, उसमें यू स्क्वायर
एंड ई रेज टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है? एक हाँ वही आ रहा है भाई, हाँ वो इक्वेशन में। हाँ ठीक है, सो उसमें भी देखो ये चीज है कि पूरा फंक्शन जो है जीरो हो जाता है जब u की वैल्यू जीरो लेते हैं, तो वो इसकी वजह से जीरो होता है, और पूरा फंक्शन इन्फिनिटी पे जीरो हो जाता है, वो इसकी वजह से जीरो होता है। मतलब लोअर वैल्यू पर ये डोमिनेट करता है वहां पर, एंड हायर वैल्यू पर ये डोमिनेट करता है। ठीक है, इसलिए वहां पर भी ग्राफ का शेप ऐसा ही था कि नहीं था, बताओ? हाँ सर वैसे ही था। क्लियर है कि नहीं? हाँ ये समझा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ये मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू आए हैं ग्राफ। ओके ठीक है, ये जो हमने ग्राफ बनाए ये मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू आए हैं। नाउ आगे देखो, हम अब तुम्हें इसका एक्चुअली मतलब जैसे हम बताए कि इक्वेशन तो तुम्हें याद रखनी ही नहीं है, वो तो हमने बता दिया बने कैसे, बट तुम्हें याद क्या रखना है, देखो कुछ ट्रिक्स हैं। एक तो ये है कि अपने पास ये वाला जो ग्राफ होता है, आर वाला ग्राफ, ये एस ऑर्बिटल का आर वाला ग्राफ जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, याद रखना। ओके देखो, जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, ऊपर से कहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है। एस ऑर्बिटल के अलावा बाकी का अगर आर वाला ग्राफ देखोगे तो जीरो से स्टार्ट होगा, आगे बता भी देंगे। एस ऑर्बिटल का जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, बाकी का जीरो से, मतलब कि ओरिजिन से स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर वाला ग्राफ जो है एस का ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, बाकी सबका ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो जैसा आर का ग्राफ है वैसा ही आर स्क्वायर का ग्राफ हो जाता है। ओके, जैसा आर का ग्राफ होता है वैसा ही आर स्क्वायर का ग्राफ हो जाता है। लेकिन याद रखना, अगर आर अपने पास नेगेटिव है तो आर स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। आगे और हम लेंगे तो वहां से और क्लियर होगी। इसके अलावा जितनी बार ये वाला ग्राफ जीरो होगा उतने ही नंबर ऑफ रेडियल नोड होंगे। ठीक है, तो 1s में एक भी रेडियल नोड नहीं है क्या? 1s में कोई रेडियल नोड होता है कि नहीं होता? नहीं होता। नंबर ऑफ रेडियल नोड इज n माइनस l माइनस 1। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होते हैं? जीरो होते हैं 1s के। ठीक है, इसलिए एक बार भी देखो कट नहीं किया है, डायरेक्ट इन्फिनिटी पे कट करता है, इन्फिनिटी के नोड को हम काउंट नहीं करते। ओके, तो जितनी बार ये कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ रेडियल नोड। और इसके साथ याद रखना कि ये कट करने के बाद अपोजिट साइड चला जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। आर वाले ग्राफ का साइन चेंज हो जाता है अगर हम कट करेंगे तो, या वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो। क्लियर है? ठीक है, लास्ट वाला जो ग्राफ है याद रखना वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। प्रोबेबिलिटी वाला जो ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। स्टार्ट होने का रीजन क्या है ओरिजिन से? ऑब्वियसली ये उसका रीजन है, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ओके चलो अभी हम ट्रिक के हिसाब से ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन से तो हो गया है, तो अब हम 2s का ग्राफ बनाते हैं। सर ये प्रोबेबिलिटी का जो लास्ट वाला ग्राफ है वो हमेशा वो जीरो पे खत्म भी होगा ना? यस, वो मतलब इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगा, तो इन्फिनिटी पे जीरो रहेगा। ठीक है, अब देखो हम 2s का बनाते हैं। तो 2s में अगर हम देखेंगे तो 2s में देखो कितना रेडियल नोड होता है? एक होता है। ओके, 2s में एक रेडियल नोड होता है, तो एक बार कट करेगा। इसके अलावा मैंने क्या बोला, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, तो एक बार कट करेगा और इन्फिनिटी पे जीरो होना है फिर से, तो ऐसा आएगा। दिस इज 2s का आर वाला ग्राफ। क्लियर है? हाँ ये समझ। ठीक है, नाउ आर स्क्वायर वाले ग्राफ की बात करेंगे तो आर स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, आर स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो और यहाँ पर ये जीरो, जहाँ पर कैपिटल आर जीरो, वहां पर आर स्क्वायर भी जीरो। ठीक है, तो वैसा ही ग्राफ होता है ऑलमोस्ट, लेकिन नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे, मतलब लास्ट वाले ग्राफ की, तो वो कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इसके अलावा जहां पर कैपिटल आर स्क्वायर जीरो, वहां पर वो ये पूरा ये भी जीरो हो जाएगा ना, मतलब एक बार बीच में फिर से जीरो होगा, एंड देन इन्फिनिटी पे जीरो। तो यहाँ पर 2 पीक आ जाएंगे। यहाँ पर कितने पीक आएंगे? 2 पीक। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। याद रखना प्रोबेबिलिटी वाले ग्राफ में जो पीक्स हैं उनका हाइट बढ़ता जाता है। सर नंबर ऑफ पीक्स नोड से एक ज्यादा होगा। क्या बोल रहे हो? नंबर ऑफ पीक्स नोड से एक ज्यादा होगा। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लास्ट वाले 1s में तुम देख सकते हो कि हमारे पास एक भी नोड नहीं था, जीरो रेडियल नोड था, लेकिन एक पीक आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर एक रेडियल नोड है, पीक कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। क्लियर है क्या?
हाँ क्लियर है। ठीक है, सो ये 2s वाला ग्राफ क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। ठीक है, नाउ 2p जो है, अब मैंने क्या बोला था कि r वाला ग्राफ जो है s का ही ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, बाकी सबका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली इसका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एंड ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो 2p में कितने रेडियल नोड है? 0। 2p में 0 रेडियल नोड है, तो वो याद रखना एक बार भी कट नहीं करेगा, जस्ट इन्फिनिटी पे कट करेगा, तो ऐसा आएगा। ओके, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अच्छा, आर स्क्वायर में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मतलब पॉजिटिव ही है, तो आर स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ऐसे ही आ जाएगा इन्फिनिटी पे जाके 0। अच्छा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा था? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ओरिजिन से स्टार्ट हो जाता था, बट ये तो ऑलरेडी ओरिजिन से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसके तीनों ग्राफ ऑलमोस्ट सेम रहेंगे शेप में। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर। ठीक है, नाउ 3s की बात करते हैं। तो 3s में कितने रेडियल नोड होते हैं? 3s में 2 रेडियल नोड। 2 रेडियल नोड होते हैं। तो स्टार्ट वो ऊपर से कहीं से होता है, ओरिजिन से नहीं होता। एक बार कट किया, अपोजिट साइड गया, फिर एक और रेडियल नोड आएगा तो 2 बार कट करना पड़ेगा, तो फिर से अपोजिट साइड जाएगा, एंड देन इन्फिनिटी पे 0। ठीक, ऐसा आएगा। नाउ आर स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा? नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा, तो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जो प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ था उसमें पीक का हाइट बढ़ता जाता था, लेकिन सेकंड लास्ट ग्राफ जो है उसमें पीक का हाइट कम होता जाता है। ऑब्वियसली दो पीक आएंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर पीक का हाइट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसके अलावा अब 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कहां से स्टार्ट होगा? वो 0 से स्टार्ट, ओरिजिन से स्टार्ट होता है वो। हाँ ठीक है, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इसके अलावा एक बार कट किया, एक बार फिर से कट करेगा, एंड देन इन्फिनिटी पे जाके फिर से 0 होगा, तो ऐसा 3 पीक आ गए, 2 रेडियल नोड 3 पीक। क्लियर है क्या? ठीक है, इसी टाइप से अगर हम 3p की बात करते हैं, 3p में एक रेडियल नोड हो जाएगा। ठीक है, एक रेडियल नोड हो जाएगा। इसके अलावा ओरिजिन से स्टार्ट होता है आर वाला ग्राफ, एक रेडियल नोड होगा तो कट करके अपोजिट साइड जाएगा, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है, समझा। इसके अलावा आर स्क्वायर वाला ग्राफ की बात करेंगे तो आर स्क्वायर में क्या है? पीक जो है मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो 2 पीक आएंगे। ठीक है, एंड 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर जो वो भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन देखो मैंने जैसा बताया सेकंड लास्ट ग्राफ में पीक का हाइट डिक्रीज होता है, लेकिन लास्ट ग्राफ में पीक का हाइट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो पहला पीक छोटा होगा, दूसरा पीक बड़ा होगा। क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा 3D में कितने रेडियल नोड होते हैं? 3D में 0 रेडियल नोड होते हैं। इसके अलावा ओरिजिन से स्टार्ट होगा आर वाला ग्राफ, 0 रेडियल नोड ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ऐसा कुछ आएगा। आर स्क्वायर भी ऐसा ही, सॉरी आर स्क्वायर भी सिमिलर। ठीक, आर स्क्वायर भी ऐसा ही आ जाएगा। एंड लास्ट वाला भी ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट होगा लास्ट वाला, ये ऑलरेडी ओरिजिन से ही हो रहा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो 0 रेडियल नोड्स होंगे तो वो तीनों ग्राफ सिमिलर ही होंगे। लास्ट वाला ग्राफ प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ ना, मतलब क्योंकि बाकी एस, हाँ मतलब एस के अलावा बाकी के सेम रहेंगे अगर 0 रेडियल, क्योंकि एस में डिफरेंस क्या आता है? एस में वो इन्फिनिटी से चालू होता है, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है ना। एस का आर और आर स्क्वायर वाला ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता ना, बाकी के ओरिजिन से स्टार्ट होता है। क्लियर है कि नहीं? समझा है ना? ये क्वेश्चन में डाउट था मुझे 87 में। 87, एक मिनट रुक। 87 वाला एक्चुअली थोड़ा सा अपन को बॉन्डिंग से रिलेट कर सकते हैं। इसमें देखो, जितना ज्यादा जेड होगा, जितना ज्यादा जेड होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन पास में रहेगा न्यूक्लियस के। समझ आया? इलेक्ट्रॉन पास में रहेगा तो देखो ए वाला जो पीक है, ए का पीक देखो, ए का पीक न्यूक्लियस के सबसे पास में,
ए वाले ग्राफ का पीक न्यूक्लियस के सबसे पास में है। हाँ, ये वाला सबसे पास में। हाँ, मतलब ए जो है वो उसका जेड सबसे ज्यादा है। अच्छा, ठीक ओके, है, हाँ, अच्छा समझा। हाँ समझ आया? हाँ समझा। तो जिसका जितना पास होगा हाँ, उसका जेड सबसे ज्यादा है, तो उसके यस ऑप्शन के बेसिस पे चूज करना। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, समझ गया। तो ग्राफ समझ में आया ना? हाँ सर, समझ गया। हाँ, और बोलो। और हाँ सर, एंगुलर नोड्स थोड़ा मुझे वो डायग्राम पे बेसिस पे समझ नहीं रहा था, लाइक नोडल प्लेन्स कौन से होंगे। कौन से वाला देखो, क्या है कि इसमें वही है कि थोड़ा सा अपन यहाँ पर 3D बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। नेट पे देख लोगे तो शायद अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाए, वहां पे प्लेन वगैरह बराबर दिखे। फिर भी बता देता हूं, देखो जैसे px है, तो px में अपने पास डम्बेल शेप होता है। कैसा शेप होता है px का? डम्बल शेप। डम्बेल शेप होता है, और x एक्सिस के अलोंग होता है। तो डम्बेल शेप अपने पास रीजन हो, मतलब एक रीजन है जिस, और उस रीजन का शेप कैसा है? डम्बेल जैसा है। उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये अपने पास पूरा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सर इस पे क्वेश्चन क्या आता है? ठीक है, उसमें कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पीएक्स का नोडल प्लेन क्या है और क्या आएगा, या पीएक्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एक्सेस के अलोंग होता है। इस टाइप से कुछ भी आ सकता है। सर इसमें वो मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा जैसा रेडियल नोट्स में आ रहा है? हाँ नहीं, वैसा नहीं आएगा। हाँ, इस टाइप का इसमें जरूर बस तुम्हें घुमा आइडेंटिफाई। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, ऐसा जरूर पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि यार पीएक्स है, पीएक्स ऑर्बिटल है, तो इसका x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी जो है वो 10⁻⁻⁷ है। ठीक है, तो इसकी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू 0 पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अच्छा, ऐसा पूछ सकते हैं। तो बताओ क्या होगी, कोई बता सकता है? मतलब तुम्हें ये पॉइंट कहां मिल रहा है? ये पॉइंट कहीं इधर कहीं कुछ मिल गया होगा। वो एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला पॉइंट किधर है? x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0, ये इधर वो कहीं वाई है। एक्सिस के अलोंग होगा। y एक्सिस हाँ, के अलोंग क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ? 0 होगा ना फिर। जीरो, जीरो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ आई नहीं आया? हाँ अच्छा, तो हाँ अच्छा, तो वो ठीक नोडल है, प्लेन होगा इस तो टाइप से आ गया। इसलिए 0। अगर वो तुमसे पूछता कि यार x इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो सेम प्रोबेबिलिटी होता है 10⁻⁻। यस, बिल्कुल बिल्कुल वो सेम प्रोबेबिलिटी होता है, बिकॉज डिस्टेंस सेम है, तो न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पर x एक्सिस पर सेम प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, समझ आई समझा, नहीं हाँ आया? समझ तो गया, ऐसा समझ गया, जरूर पूछ समझ सकता है वो। गया। हाँ, तो और बाकी का तो नोडल प्लेन कौन से वो जानना जरूरी है, और कितने नोडल प्लेन नोड्स। पता है ना? अभी पता, इसमें नोडल प्लेन क्या होता है? हाँ, जिधर इलेक्ट्रॉन होने का चांस नहीं है तो वो नोडल हाँ, प्लेन। तो ये वाला प्लेन जो है कौन सा प्लेन है? तो दिस वाई प्लेन इज जेड एक्स प्लेन वाई है ना। वाई जेड प्लेन। हाँ ठीक है, सो इसका नोडल प्लेन जो है वाई जेड है। क्लियर है क्या? हाँ सर, समझ गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर इस पे आ सकता है। बाकी तो सर डायरेक्ट वो पीएक्स में ये नोडल प्लेन। ये पी ऑर्बिटल का फिर भी समझ जाता है नोडल प्लेन कौन सा है, वो डी में प्रॉब्लम होता है थोड़ा बीच बीच में। नहीं, डी में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। डी में देख क्या है, जैसे डी का मान लो, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो डी एक्स वाई लिया। ठीक है, तो डी एक्स वाई, अच्छा इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, वो 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल जो है, मतलब वैसे तो 5 ऑर्बिटल में से 4 जो है डंबल टाइप रहते हैं। ठीक है, एक का थोड़ा अलग टाइप रहता है। और जो 4 डंबल है उनमें से 3 डंबल टाइप जो है वो इन बिटवीन एक्सेस रहता है। ठीक है, इन बिटवीन एक्सेस रहते हैं वो डंबल टाइप शेप। जैसे डी एक्स वाई का ये है, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। ठीक है, हाँ तो इस टाइप से अपने पास ये हो गया। ठीक है, अच्छा देखो, तो अभी इसमें देखो नोडल प्लेन क्या है। नोडल प्लेन मतलब
अब तुम क्या करो, अपने हाथ को इधर रखो, इस पे रख के देखो, इस वाली लाइन पर अपने हाथ को रख के देखो, और उसको वर्टिकल रखना है। ओके, वर्टिकली रखो इस लाइन पे, तो तुम्हारा हाथ एक प्लेन हुआ। हाँ तुम्हारा हाथ एक प्लेन हुआ, तो दैट इज नथिंग बट नोडल प्लेन। सिमिलरली तुम्हारे हाथ को इस पे रख के देखो, इस लाइन पे, तो एक और प्लेन आ गया। हाँ हाँ, तो सर तो इसका यहाँ पर दो नोडल नोडल प्लेन है। प्लेन, हाँ इधर 2 नोडल प्लेन बनेगा। ठीक है, तो ये जो दो नोडल प्लेन है, ये कौन कौन से हैं देखो। तो हमने एक्स और वाई एक्सिस तो बना दिया, जेड हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। जेड हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लिया है, इसके परपेंडिकुलर है ना। तो कौन सा प्लेन हुआ है, ये कौन सा प्लेन है बताओ। वाईजेड प्लेन हो गया। या दिस इज वाई जेड प्लेन। ठीक है, एंड ये वाला कौन सा प्लेन है, एक्सजेड प्लेन हो गया। एक्स जेड प्लेन है। समझ आया कि नहीं आया। हाँ समझा समझा। ठीक है, सो दीज टू आर नोडल प्लेन। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ सर समझ। ठीक है, और नंबर ऑफ नोडल प्लेन किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल होता था, याद हो तो डी का एल 2 होता है। हाँ तो यहाँ पर दो नोडल प्लेन आ रहे हैं। सही है सर, समझ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी जैसे हमने वहां पर क्वेश्चन कराया ना, वैसा क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया कि x इज इक्वल टू ए है, y इज इक्वल टू ए है, एंड z इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मान लो 10⁻⁻⁶ है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये यहाँ पर कोई पॉइंट हो गया होगा। ठीक है, हाँ एक्स वाई प्लेन। अब उससे पूछा कि x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू -a, z इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ये पॉइंट किधर आएगा, तो ये x वो टू a, y इक्वल टू -a, माइनस तो वाई की तरफ। इधर कहीं आ गए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी उतनी होगी, हाँ होगी नहीं होगी। हाँ सर, सेम प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन अगर उसने ऐसे पूछ दिया कि यार x इज इक्वल टू a, z इज y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू a, ये पूछ लिया, तो ये कहां पर है, z इज इक्वल टू a एंड x इक्वल टू a है, तो x भी a है तो एंड एक्सजेड प्लेन में हो गया, तो इसमें आएगा, ये इस प्लेन में आएगा। प्लेन। ठीक है, इस प्लेन में आएगा, और कहां पर आएगा, इस प्लेन में वो इधर कहीं आ रहा होगा, है कि नहीं। x इज इक्वल टू ए है यहाँ पर, और ऊपर ऑब्वियसली इसी प्लेन को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो वहां पर z क्या हो रहा होगा, a हो रहा होगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। समझ आएगी नहीं आया बताओ। हाँ सर समझ गया। क्लियर है, तो इस टाइप का इस पे आ सकता है, अगर आएगा तो। ठीक है सर, मेरा क्लियर हो गया। और बोलो, और किसी को कोई डाउट है। दो, ईशान, ईशान, इतने ही देर। स्वास्तिक हो गए तुम्हारे। ठीक है, तो फिर एंड करें सेशन। और कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ठीक है, चलो मैं सेंड कर दूंगा ये। ठीक है, देख लेना एक बार, रिकॉर्डिंग वगैरह बीच में कभी रिवाइज करना पड़े तो।